Hello friends, I am Asha. I welcome you all to the 100 Eye Academy. Friends, मैं आज आपके सामने फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ. उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे. फर्स्ट, उसके सभी प्रॉपर्टीज देखेंगे. प्रॉपर्टीज. दूसरा, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट. और थर्ड पार्ट है दैट इज एटमॉस्फेरिक लेयर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब हम आज पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे. सो फर्स्ट पार्ट वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. व्हाट डू यू मीन बाय वेव? ये वेव क्या है? जैसे कोई एक पानी है, वो फुल स्टेडी है, स्टिल है, उसमें हमने एक पत्थर गिराया तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उसमें ऐसे ऑसिलेशंस तैयार हो जाएंगे. तो वो जो पानी में ऑसिलेशंस तैयार हुए मतलब वो पानी डिस्टर्ब हो गया. वैसे ही एक स्ट्रिंग है, जैसे गिटार की स्ट्रिंग है, सितार की स्ट्रिंग है. जब हम अगर वो ऐसी है तो ये स्टेडी है, स्ट्रेच्ड है, लेकिन अगर हमने उसको डिस्टर्ब किया, हिलाया, तो वो अप एंड डाउन मूव होगी. और जब ये स्ट्रिंग अप एंड डाउन मूव हो गई मतलब वो डिस्टर्ब हो गई, और डिस्टर्ब होने के कारण वो अप एंड डाउन मूव हो रही है, तो उसमें ऑसिलेशंस तैयार हो रहे हैं. और ये जो ऑसिलेशंस है ये है वेव्स. तो वेव क्या है? सो वेव इज नथिंग बट इट इज ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस. ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस produced in a medium. This is called as a wave. ये wave है. अब depending on this medium, wave is again of two types. एक है मैकेनिकल वेव और दूसरी है नॉन मैकेनिकल वेव. अब मैकेनिकल वेव मतलब क्या है कि टू प्रोड्यूस दैट वेव मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, एंड फॉर नॉन मैकेनिकल वेव्स टू प्रोड्यूस इट नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, सो इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम and it do not require material medium. For example, इसका जो है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें मीडियम लगेगा, लेकिन ये नॉन मैकेनिकल वेव, सो इट्स एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है. फिर ये प्रोड्यूस कैसे होता है? सो वी विल सी हाउ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड. तो इसका जो थ्योरेटिकल स्टडी किया है, इट वाज स्टडीड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव theoretically it was studied by Maxwell, लेकिन practically it was produced by Hertz ने प्रोड्यूस किया, और प्रैक्टिकली इट वाज स्टडीड बाय Hertz. अब कैसे स्टडी किया? तो जैसे बोलते हैं हम, इफ देयर इज अ मास देन ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द सराउंडिंग. ये आपने ग्रेविटेशन में स्टडी किया. वैसे ही अगर कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन पे हो, इफ इट इज एट रेस्ट, तो उसके होने का एहसास दिलाएगा. कैसे? वो उसके आजू बाजू एक फील्ड तैयार करेगा,
and this field is electric field. So we will say when the charge is at rest means its velocity is zero, means its acceleration is zero. तो ऐसा जो चार्ज है वो उसके आजू बाजू फील्ड तैयार करता है एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन अगर ये चार्ज मूविंग है, इफ इट इज मूविंग मतलब उसको वेलोसिटी है. लेकिन देखो जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जब हम इसको एडिशनल एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, जैसे एक बैटरी लगा दी तो उसको एडिशनल एनर्जी मिल रही, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए. सो एज द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग करंट इज प्रोड्यूस्ड. तो हमने ये 10th में भी पढ़ा है कि करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो चार्ज मूव हो रहा है, यहाँ जो चार्ज मूव हो रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है. तो ऐसा जो चार्ज है वो करंट प्रोड्यूस करेगा और ये जो करंट है वो भी उसका इफेक्ट दिखाएगा और वो इफेक्ट है वो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा. सो मूविंग चार्ज with constant velocity produces magnetic field in the surrounding. लेकिन अगर ये चार्ज मूव हो रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, so if the charge is moving but its velocity is not constant, कांस्टेंट नहीं है, continuously increasing है. इंक्रीजिंग है मतलब वो एक्सेलरेटेड है और ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज है इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो अब हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है. सो एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो हम जो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं उसमें ये मेन प्रॉपर्टी है, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी वी विल सी. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्सेलरेटेड चार्ज. एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये उसकी एक प्रॉपर्टी होगी. अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और ये जो वेव है ये आगे 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 बढ़ रही है. सो सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. इट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और ये आगे आगे बढ़ रही है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्शन को भी प्रोपोर्शनल है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोपोर्शनल है. परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. सो सेकेंड इज इलेक्ट्रिक and magnetic field are mutually perpendicular to the direction of propagation. Direction of propagation. एक दूसरे को परपेंडिकुलर तो है ही लेकिन डायरेक्शन को भी प्रोपोर्शनल है. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखती कैसे है, उसका नेचर कैसा है. तो जब ये वेव सपोज इस डायरेक्शन में जा रही है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर है, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड.
So electric field is like this. At the same time magnetic field जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोपोर्शनल है और डायरेक्शन को भी प्रोपोर्शनल है, तो वो ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। अब यहाँ क्या दिखाई देता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। सो फ्रॉम जीरो इट इज इंक्रीजिंग, यहाँ मैक्सिमम हो गई और फिर कम हो रही है, इट इज डिक्रीजिंग। ये पॉइंट पे जीरो हो गई है, देन इट रिवर्सेस द डायरेक्शन, तो ऐसे हो रहा है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है और यहाँ भी मैक्सिमम हो रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है इसकी और एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज। इन फेज, अब इन फेज मतलब क्या? इन फेज मीन्स जो चेंजेस इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहे हैं सिमिलर चेंजेस मैग्नेटिक फील्ड में भी हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी तब मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो थी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो गई। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ने डायरेक्शन चेंज की तो मैग्नेटिक फील्ड ने भी डायरेक्शन चेंज की। तो जो सिमिलर चेंजेस इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहे हैं वैसे सिमिलर चेंजेस मैग्नेटिक फील्ड में भी हो रहे हैं। Therefore, we will say electric and magnetic field are in phase. तो ये कैसे दिखेगा? जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इधर जा रही है, so they are going like this. So they are mutually perpendicular to each other as well as it is perpendicular to the direction of propagation. अब ये propagate हो रही है तो इनके इक्वेशंस है। So the equation of electric field in electromagnetic wave is E naught sine of omega t minus kx और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है B नॉट साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx। अब ये E नॉट और B नॉट क्या है? ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, यहाँ पे मैक्सिमम हुई, यहाँ मैक्सिमम हो गई तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज B नॉट। तो ये E नॉट और B नॉट दे आर द मैक्सिमम वैल्यूज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीक वैल्यू। तो E नॉट एंड B नॉट आर कॉल्ड एज peak values. At the same time, अब ये continuously बढ़ रही है, रिवर्स हो रही है, they are continuously changing. अब इनका नेचर देखो कैसे है। So the nature of electromagnetic wave is transverse in nature. So next property of electromagnetic wave is it is transverse in nature. ट्रांसवर्स वेव है, दिस इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये ट्रांसवर्स नेचर है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रही है, यहाँ मैक्सिमम हो गई, फिर कम हो रही है या जीरो हो गई और फिर रिवर्स करके और वो बढ़ रही है और नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गई एंड देन इट इज डिक्रीजिंग। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, इनकी वैल्यूज कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, लेकिन हमको कंटिन्यूसली चेंजिंग वैल्यू नहीं चाहिए, हमको एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, एक इफेक्टिव वैल्यू चाहिए। अब इसकी कांस्टेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर हमने ये चेंजिंग वैल्यूज का एवरेज लिया, एवरेज वैल्यू हमको एक कांस्टेंट इफेक्टिव वैल्यू देगा। अगर इसका एवरेज लिया
तो देखो ये हाफ साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज पॉजिटिव है और रिमेनिंग हाफ साइकिल में उसका वैल्यूज नेगेटिव है। अगर ये दोनों का एवरेज लिया तो वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन हमको 0 वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू कैसे निकालेंगे? एवरेज तो लेना ही है, लेकिन अगर हमने इन वैल्यूज को स्क्वायर किया तो पॉजिटिव का स्क्वायर किया तो वो तो पॉजिटिव ही होगा और नेगेटिव का स्क्वायर किया तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो हमने इसमें जितनी भी इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है उनका स्क्वायर करेंगे। सो लाइक फॉर एग्जांपल E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, और अब ये स्क्वायर का हम एवरेज लेंगे। तो सभी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया। अब हमको कांस्टेंट वैल्यू चाहिए तो हम इसका एवरेज लेंगे, लेकिन जो एवरेज वैल्यू आएगी वो ओरिजिनल वैल्यू के स्क्वायर टाइम्स ज्यादा होगी, इजंट इट? तो वो स्क्वायर टाइम्स ज्यादा होगी। हमको ज्यादा नहीं, ओरिजिनल चाहिए, उसकी कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर टाइम्स ज्यादा नहीं, तो हम क्या करेंगे? फाइनली उसका एक रूट लेंगे। अगर रूट लिया तो हमको ओरिजिनल कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और ऐसी जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं RMS वैल्यू। RMS वैल्यू, RMS वैल्यू मीन्स रूट मीन स्क्वायर, root of mean of the square values, and clear? So root of mean of the square values ये आपको एक RMS वैल्यू देगा, और ये जो RMS वैल्यू है ये इफेक्टिव वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू है। तो अब हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी इफेक्टिव वैल्यू हमको चाहिए। तो इसमें देखो एक ही मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको हम पीक वैल्यू बोलेंगे। तो ये पीक वैल्यू और RMS वैल्यू का क्या रिलेशन है? सो द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू इज ERMS इक्वल टू E0 अपॉन √2 एंड BRMS इज इक्वल टू B0 अपॉन √2। तो ये रिलेशन है, इससे हम RMS वैल्यूज निकाल सकते हैं, एंड दिस RMS वैल्यूज आर द पीक वैल्यूज। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, हमने उनका नेचर देखा। अब इनमें क्या रिलेशन है? सो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कैसे रिलेशन है? वो तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे ही और इन फेज भी थे। अगर उनका हमने रेशो लिया, सो E अपॉन बी इक्वल टू E0 अपॉन B0। ये इक्वेशन देखो, E अपॉन बी इक्वल टू E0 अपॉन B0, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी जो वैल्यू आई दैट वाज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको मालूम है, हमने ये 10th में भी पढ़ा है, तो ये जो वैल्यू है दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो इस पर से हमको पता चला, हमने तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिलेशन लिया था, लेकिन उसकी जो वैल्यू मिली वो है 3 into 10⁸। इसका मतलब है इसकी एक प्रॉपर्टी हमको मिलेगी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is equal to speed of light. This is one more property. इसका मतलब लाइट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और अब हमको 10 का वो एक पॉइंट ध्यान में आएगा, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये मैक्सवेल ने प्रूव भी किया था, ये प्रूव हो गया है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने ये स्पीड ऑफ लाइट, अब ये स्पीड कैसे निकाला? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एंड दैट यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी।
और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन उसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 c स्क्वायर पर nm स्क्वायर। और वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है इन फ्री स्पेस, एंड दैट यूनिवर्सल कांस्टेंट इज म्यू नॉट, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो ये दोनों को वैल्यूज है, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। ये कांस्टेंट वैल्यूज और इसका रिलेशन ऐसे आएगा c इक्वल टू 1/√of एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट की, इट वॉज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशन दिखाता है देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, एंड दीज आर द वैल्यूज इन फ्री स्पेस। तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम और इन फ्री स्पेस। तो इस वैल्यू से हमने स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट किया, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट किया। अब ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। अब हमको जो इक्वेशन मिला c इक्वल टू √of एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, तो इसके हमको बहुत बार डायमेंशन पूछे जाते हैं। अगर इसके डायमेंशन निकालने हो तो हम इसका स्क्वायर रूट हटा देंगे, सो वी विल टेक c स्क्वायर इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। सो दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट is equal to dimension of c और reciprocal of c square। अब c is speed of light, तो उसका यूनिट मालूम है, उसका डायमेंशन मालूम है, so the dimension of epsilon mu naught is m0 l-2 t2, this will be the dimension। बहुत बार इसका ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट रेज़ टू -1/2। अगर ये रूट हम न्यूमरेटर में ले गए, सो इट विल बिकम एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट रेज़ टू -1/2, and that is equal to the value of c, means it is equal to the dimension of c, and c is speed। तो इसके जो डायमेंशन होंगे वो सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ स्पीड, दैट इज m0 l1 t-1। तो ये इस पे जो ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इट्स डायमेंशंस। सो दिस इज हाउ द वैल्यू इज कैलकुलेटेड। अब ये डायमेंशंस हमने कैलकुलेट किए। अब यहाँ देखो, ये इक्वेशन में ये जो ओमेगा है और ये के है, सो दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, विच इज ऑल्सो 2 पाई एफ। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और ये जो के है, के इज 2 पाई अपॉन लैम्डा, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। अब ये ओमेगा और के में क्या रिलेशन है, तो यहां से हमने 2 पाई की वैल्यू यहां डाल दी, तो हमको मिलेगा के इक्वल टू ओमेगा अपॉन एफ इंटू लैम्डा। अब ये एफ इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज द स्पीड। और अभी हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये लाइट वेव है, सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो वी कैन राइट k इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी। ये भी एक रिलेशन, ये जो हम फॉर्मूलेज यहाँ डिराइव हुए, ये हमको प्रॉब्लम्स करने में बहुत हेल्प करेगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन लिखा, यहाँ पे ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रही है? सो माइनस साइन इंडिकेट्स इन विच डायरेक्शन द वेव इज मूविंग। अगर वो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो ये साइन माइनस होगी,
और अगर वो वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो ये साइन पॉजिटिव होगी. सो दिस माइनस साइन इज फॉर पॉजिटिव एक्सिस और प्लस साइन इज फॉर नेगेटिव एक्सिस. उल्टा है. बस ये इक्वेशन अगर आपको पूछा कि इन विच डायरेक्शन द वेव इज मूविंग तो उसकी साइन देख लो और उसको उल्टा करो. सो यू विल बी इजीली एबल टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन. सो नाउ ये वेव इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन तीनों है. तो उनका रिलेशन डायरेक्शन कैसे निकाला. So the next property of electromagnetic wave is direction of electromagnetic wave is given by the equation E cross B. It is cross product of E and B. तो इसकी जो डायरेक्शन है we will calculate by right hand thumb rule. This is also calculated by right hand thumb rule. उसकी डायरेक्शन. अब देखो अगर वो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ऐसी जा रही है, सो दिस इज एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगी अलोंग वाई एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग जेड एक्सिस. तो यहां हम लिखेंगे इफ योर wave is along x axis, so E is along y axis. उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E नॉट इंटू J कैप y axis और magnetic field along Z axis which is also written as B नॉट इंटू K कैप. लेकिन अगर तुम्हारी वेव ऐसे जा रही है along y axis तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी along z axis और मैग्नेटिक फील्ड होगी along x axis. So here now wave is along y axis. तो इलेक्ट्रिक फील्ड is along, that is E naught along z axis and magnetic field B naught along x axis. तो यहाँ हम उनके यूनिट वेक्टर्स लगा सकते हैं, दैट इज k कैप एंड दिस विल बी I कैप. सिमिलरली तो ऐसे घुमाओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन में वेव जा रही है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस फिंगर्स. इसको कर्ल करो, ये कर्ल हो गए तो ये तुम्हारे साइड आ रहा है मींस इट इज परपेंडिकुलर और ये आपके साइड आ रहा है तो ये है पॉजिटिव जेड एक्सिस. रिवर्स होगी तो नेगेटिव जेड एक्सिस. तो ये ऐसे, सो योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस. वैसे इधर ये वाई एक्सिस वेव तो इसको ऐसे घुमाओ, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड. If your wave is going along z axis तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी along x axis and magnetic field होगी along y axis. So you will be able to write the equation for electric and magnetic field. अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको वेलोसिटी है तो उसका जो इक्वेशन है, so the equation of velocity or speed of electromagnetic wave is c is equal to nu into lambda. This nu is frequency of wave and lambda is the wavelength. तो ये जो frequency है वो सोर्स पे डिपेंडेंट है. तो जब ये वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, when it is changing the medium, तो क्या बदलेगा? तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है. फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडिंग ऑन द सोर्स विच हैज प्रोड्यूस्ड इट. सोर्स पे डिपेंडेंट है तो वो मीडियम पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो उसको किसी भी मीडियम में ले जाओ वो कांस्टेंट ही रहेगी. तो क्या हो गया? सो व्हेन मीडियम चेंजेस, when medium changes
तो क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इट रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो चेंज क्या होगा, तो यहाँ जो ये c है वेलोसिटी, ये अब वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट ही है। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो c बढ़ेगा, वेवलेंथ कम हो गई तो c कम होगा, मतलब मीडियम चेंज हुआ तो वेवलेंथ चेंज होगी और उसका स्पीड भी चेंज होगा। सो लैम्बडा एंड वेलोसिटी, दैट इज वेवलेंथ एंड वेलोसिटी changes when medium changes, when medium changes। तो इस पर से हम कभी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मीडियम बदल गया, मीडियम बदला मतलब अगर एयर में से वो वेव वाटर में गई, एयर में से ग्लास में गई, तो मीडियम चेंज होगा, तो ये वेवलेंथ और स्पीड चेंज होगा। तो in air this speed is given by the equation c equal to 1 upon under root of epsilon naught mu naught। ये तो हमने देखा ही, लेकिन अब दूसरे मीडियम में जाएंगे, in other medium तो उसका स्पीड बदलेगा, उसको हम कहेंगे सपोज c डैश और v लिखेंगे, दूसरे मीडियम की स्पीड को v लिया, तो v का फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन इनटू म्यू। तो मीडियम चेंज हुआ तो उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी चेंज होगी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी चेंज हो गई, तो उसका स्पीड भी चेंज होगा। तो ये दोनों में रिलेशन क्या है, what is the relation between speed of light in air and speed of light in another medium or speed of electromagnetic in two different mediums। तो इनका जो रिलेशन है, तो अगर हमने डायरेक्टली उनका रेशियो ले लिया, क्लियर है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा c अपॉन v इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू म्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। अब ये जो रिलेशन है, ये हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी स्टडी किया। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये इक्वेशन हुआ, दिस ऑल्सो वी विल से इट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से दिखाया, सो n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का क्या रिलेशन है, तो ये इक्वेशन आपको हेल्प करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम एंड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस की जो कांस्टेंट है, तो कोई भी मीडियम की परमिटिविटी हम एप्सिलॉन नॉट के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगी रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एंड एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन है, तो ये रिलेशन उसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है, हम डायरेक्टली उसका रिलेशन देखेंगे। सो दैट रिलेशन इज एप्सिलॉन आर इक्वल टू n स्क्वायर, ये रिलेशन है। अब n स्क्वायर इज नथिंग बट c स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, तो ये ऐसा भी होगा। सो एप्सिलॉन आर इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। इस पर से हम v निकाल सकते हैं, देयरफॉर v इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। ये जितने भी फॉर्मूलेज यहाँ डिराइव हो रहे हैं, वो सब नोट डाउन करो, एक बुक में सब पॉइंट्स और ये फॉर्मूलेज नोट डाउन करो। इसके सब फॉर्मूलेज पे प्रॉब्लम्स जो है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी हो जाएगा।
So this is very much easy, and this is the relation of speed in any medium with relative electric permittivity. ये एक रिलेशन है. तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव हो रही है और जैसे ही वो किसी सरफेस को स्ट्राइक करेगी, जैसे एक सरफेस है इसको स्ट्राइक करेगी, तो जब ये वेव मूव हो रही है तो उसके साथ क्या कैरी कर रही है? So this electromagnetic wave, it transfers energy. वो उसके साथ एनर्जी ट्रांसफर कर रही है. एनर्जी ट्रांसफर कर रही है मतलब वो उसके साथ इंफॉर्मेशन भी कैरी कर रही है. So it is transferring information also, और it is carrying information. अब ये एनर्जी है तो इसका according to Einstein's equation we know E equal to mc square. ये c square में से एक c इधर ले लिया, so E upon c equal to m into c, and mass into velocity, this c is velocity of light or speed of light, so mass into velocity is momentum. तो मोमेंटम और एनर्जी का क्या रिलेशन है? सो मोमेंटम इक्वल टू E अपॉन सी. फ्री स्पेस में C जो है हम हमेशा एयर और वैक्यूम के लिए लेते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है 3 into 10⁸, वो तो चेंज नहीं होगी. अब C कांस्टेंट है मतलब ये जो मोमेंटम है इट इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी. अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है मींस इट इज आल्सो कैरिंग द मोमेंटम विथ इट, सो इट ट्रांसफर्स मोमेंटम. इट ट्रांसफर्स मोमेंटम. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की. और तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या ट्रांसफर नहीं करता? सो इट डू नॉट ट्रांसफर चार्ज. इट डू नॉट ट्रांसफर चार्ज ट्रांसफर नहीं होता इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. हमने उसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज देखी. अब देखो जैसे ये वेव एक सरफेस पे स्ट्राइक होगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, जैसे यहाँ पे स्ट्राइक होगी. अब ये सरफेस कैसे है? ये सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है. परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो इसका मोमेंटम होगा E अपॉन सी. और जब ये वेव आ रही है और जैसे ये सरफेस को स्ट्राइक होगा और अगर ये सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा तो इसका जो मोमेंटम है दैट विल बिकम, जैसे ये वेव आ रही है और आने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, सो इट इज बिकम ट्वाइस E अपॉन C. सो व्हेन दिस वेव स्ट्राइक्स perfectly absorbing surface, it exerts pressure on the surface. इस सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट होगा और उस प्रेशर को बोलते हैं हम रेडिएशन प्रेशर. सो व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक्स द सरफेस, प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द सरफेस. तो ये जो एब्जॉर्बिंग सरफेस है उस पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, इट्स इक्वेशन इज I अपॉन C. ये एब्जॉर्बिंग सरफेस का है, एब्जॉर्बिंग सरफेस. और सिमिलरली if the wave is striking or falling on perfectly reflecting surface, so the pressure exerted is twice I upon C. ये है. जैसे ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है मतलब ये सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, so the average force
exerted on surface is, अब ये फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? You know the relation between force and pressure. Pressure is force upon area. तो फोर्स हो गया प्रेशर इंटू एरिया, तो ये हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया. सो इट विल बिकम I अपॉन C इंटू A. और यहाँ का जो एवरेज फोर्स है दैट इज ट्वाइस IA अपॉन C. एब्जॉर्बिंग के डबल दिस विल बी ट्वाइस IA अपॉन C. अब ये I क्या है? सो दिस I is intensity of radiation. This is the electromagnetic wave, so it has intensity. So this I is intensity of radiation. Intensity of radiation, और इसका जो फॉर्मूला है that is average power upon area. Average power upon area, that is I equal to P average upon area A. तो यहाँ से हम P average भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ हमने एवरेज फोर्स कहा है, ये एवरेज फोर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस का है. तो अगर हमको एवरेज फोर्स in terms of average power represent करनी है, so this I into A is nothing but average power. So we can write twice P average upon C. और ये भी हो गया that is P average upon C. So this is the pressure exerted on completely absorbing surface. This is the force exerted on perfectly absorbing surface, and this is the relation between force, average force and average power. और intensity हमने बताया है, intensity is nothing but P average, average power upon area. तो ये relations आप लिख लो. So this is, अब इस पे questions आते हैं. अब हमने ये relations देख लिए. तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने पहले ही डिस्कस किया, इट इज अ लाइट वेव. तो लाइट के जितने भी इफेक्ट्स हम स्टडी करेंगे, सो द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स. तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल इफेक्ट्स. And all the optical effects in light is due to किस कारण है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर भी है, मैग्नेटिक वेक्टर भी है. तो किसके कारण ये ऑप्टिकल इफेक्ट है? सो ऑप्टिकल इफेक्ट इन लाइट इज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक वेक्टर. इलेक्ट्रिक वेक्टर के कारण है. और इस इलेक्ट्रिक वेक्टर को हम ऐसे भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइट वेक्टर. उसको लाइट वेक्टर भी बोलते हैं. एंड सिमिलरली द साइज ऑफ पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये किस पे डिपेंडेंट है? सो साइज ऑफ पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. जितनी वेवलेंथ होगी उतने उसकी साइज होगी. तो इस पे हमेशा एक क्वेश्चन से आया था. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू ऑब्जर्व द पार्टिकल ऑफ रेडियस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू ऑब्जर्व the particle of radius 3 into 10 raised to minus 4 centimeter is, और ऑप्शंस थे 10 raised to 12 hertz, B ऑप्शन है सपोज 10 raised to 13 hertz, C ऑप्शन 10 raised to 14,
और d है 10⁻15। अब कौन सा आंसर होगा? तो ये जो एक क्वेश्चन है ये इट इज रिलेटेड विद साइज ऑफ पार्टिकल। सो साइज ऑफ पार्टिकल इज वेवलेंथ। तो यहाँ हमको जो पार्टिकल दिया है ऑफ रेडियस 3 into 10⁻⁻4 सेंटीमीटर मीन्स दिस इज द साइज ऑफ दैट पार्टिकल। तो ये हो गई उसकी वेवलेंथ, ये वेवलेंथ होगी। तो हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हमने उसका इक्वेशन देखा ही है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज c upon lambda and c we know it is constant, that is 3 into 10⁻8 अपॉन ये वेवलेंथ, ये साइज होगा 3 into 10⁻⁻4 और ये सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन SI यूनिट, सो दैट विल बी 10⁻²। तो ये हो गया 10⁻6, 3 gets cancelled, this value is 10⁻14 hertz। तो आपका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी C। तो इसमें ये ऐसा क्वेश्चन जो जैसे हमने एक डायमेंशन का क्वेश्चन EMW पे आ सकता है, जैसे ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को आ सकती है, या अगर ऐसा इक्वेशन दिया Ex इक्वल टू 0, Ey इक्वल टू 2.5 न्यूटन पर कूलम, साइन ऑफ इन द ब्रैकेट 2 pi into 10⁻6 t minus pi into 10⁻2 x। अगर ऐसा इक्वेशन दिया और Ez इक्वल टू 0। अब ये एक नीट का ही क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन से देखो हमको इसके भी ऑप्शन है, वेदर इट इज गोइंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। पहले क्लियर। अब ये हमको ये जो माइनस साइन बता रही है, ये माइनस साइन बताता है कि इट इज गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये दो ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए, पॉजिटिव होगा। अब देखना है whether it is going along x axis और whether it is going along y axis। तो ये देखो this is the equation of electric field। तो ये दिखा रहा है electric field is along y axis, मतलब वेव जा रही है along x axis, electric field is along y axis। तो ये ऑप्शन होगा, ये एक हो गया। अब हमको इस पर से बहुत बार फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करने को लगाते हैं। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, एट द सेम टाइम उसकी वेवलेंथ भी कैलकुलेट करनी है। नाउ द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज E0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx। तो ये जो वैल्यू है ये ओमेगा की वैल्यू है, और ओमेगा का फॉर्मूला हमने देखा दैट इज 2 pi f। कंपेयर करो तो ये हो गई f की वैल्यू। तो इजीली इस इक्वेशन से हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 10⁻6 हर्ट्ज। अब हमको निकालना है वेवलेंथ। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k, और k का फॉर्मूला है k इज 2 pi अपॉन लैम्डा। रखो ये k की वैल्यू, pi इंटू 10⁻2 इक्वल टू 2 pi अपॉन लैम्डा। पाई गेट्स कैंसिल, लैम्डा चाहिए इसको इधर ले जाएंगे। सो वेवलेंथ दैट इज 2 into 10⁻2 दैट इज 200 मीटर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस, ये इक्वेशन दिया जाएगा तो ये इक्वेशन में ये जो वैल्यू यूनिट्स दिए इसको आप घबराओ नहीं, इसको आप अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करो। सो यू विल गेट इजीली E और ये इट इज अलोंग y एक्सिस, Ex is 0, Ez is 0 means electric field is along y axis, तो wave is going along x axis। तो इसका जो ऑप्शन होगा फ्रीक्वेंसी 10⁻6 हर्ट्ज, वेवलेंथ 200 मीटर along पॉजिटिव x axis। तो
ये जो हमने इतने सारे प्रॉपर्टीज हमने स्टडी किए, इस पर से आपको कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन पूछा गया तो आप इजीली आंसर कर सकते हो, इतनी गारंटी है। तो ये आप अच्छे से प्रॉपर्टीज लिख लो एंड आई होप सो यू ऑल अंडरस्टूड दिस प्रॉपरली। थैंक यू सो मच।